नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का अनु मैम की क्लास में। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रेस्पिरेशन के बारे में या श्वसन के बारे में। जानेंगे कौन कौन से ऑर्गन हेल्पफुल हैं श्वसन में, श्वसन आखिर क्यों ज़रूरी है हम सभी के लिए और क्या प्रक्रिया है श्वसन की। तो सबसे पहले समझेंगे कि श्वसन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और श्वसन आखिर है क्या। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कभी हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या दौड़ते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, जिसे हम आम भाषा में या साधारण भाषा में कहते हैं हाँफ जाना, या कह देते हैं कि सांस फूल गई, कुछ देर रुक जाओ। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली जो श्वसन है या रेस्पिरेशन है, ये एक प्रोसेस है जिसमें एनवायरनमेंट की एयर या हवा हमारी बॉडी में एंटर करती है और बाहर निकलती है। अगर ये प्रोसेस थोड़ी देर के लिए भी रुक जाए या हमें किसी एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाए जहाँ कोई खिड़की ना हो, कोई दरवाज़ा खुला ना हो, तो क्या होगा? हमारा दम घुटने लगेगा, हम खुली हवा में जाने के लिए बेचैन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर को लगातार मतलब कंटिन्यूसली एयर की या वायु की ज़रूरत होती है, जो ब्रीदिंग के थ्रू हमारे शरीर में एंटर करती है और एग्जिट करती है, मतलब बाहर निकलती है। अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। अगर हम बात करें सांस लेने की, तो जब बच्चा पैदा होता है तब वो पहली बार सांस लेता है। मीन्स जब वो रोता है अपनी बर्थ के बाद, तब वो पहली बार सांस लेता है बाहर के एनवायरनमेंट से। इससे पहले जब बच्चा माँ की कोख में होता है तब वो अपने आप ब्रीथ नहीं ले पाता, क्योंकि उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत मैच्योर नहीं होता। तब वो प्लेसेंटा के थ्रू अपनी मदर की वॉम्ब से श्वसन करता है या माँ की कोख से श्वसन करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम श्वसन की बात करें, सांस को अंदर लेना और बाहर लेने की बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इंस्पायरेशन और दूसरा होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन यानी इन्हीलेशन कहते हैं इसको, हिंदी में निश्वसन कहते हैं। निश्वसन का मतलब अंदर लेना और एक्सपायरेशन एक्सहेलेशन, निःश्वसन मतलब बाहर की तरफ छोड़ना। तो इंस्पायरेशन या निश्वसन में हम बाहर की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक या लंग तक पहुंचाते हैं। इसी प्रोसेस को हम इन्हीलेशन भी कहते हैं। इसी के अपोजिट दूसरा होता है एक्सहेलेशन के प्रोसेस। उसमें फेफड़ों से CO2 युक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो वायु होती है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि जो वायु हम अपने वातावरण से इनहेल करते हैं या अंदर लेते हैं, तो क्या उसमें केवल ऑक्सीजन ही अंदर जाती है? क्योंकि एयर में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं। 78% नाइट्रोजन होती है, लगभग 21% के आसपास ऑक्सीजन है और मात्र 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो क्या केवल हम ऑक्सीजन को छान कर लेते हैं? लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु जाती है हमारे अंदर और इसके साथ ये सारी गैस अंदर जाती हैं, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन को ही कैच करता है हमारा सिस्टम और बाकी गैसेस को बाहर निकाल देता है। जब बाहर निकालने की बात करते हैं तो क्या ये गैस जितनी मात्रा में है उतनी ही मात्रा में वापस आएंगी? नहीं। वापस आने में 78% नाइट्रोजन है तो 78% ही वापस बाहर निकाल दी जाती है, जबकि ऑक्सीजन 21% से हो जाती है 17%, केवल 17% बाहर जाती है। और CO2 होती है 0.03% हमने ली और बाहर निकालते हैं हम CO2 लगभग 4%, यानी CO2 हमने ज़्यादा निकाली और ऑक्सीजन हो गई कम। 4% का हेरफेर हो गया ऑक्सीजन में और CO2 में, यानी 4% हमने कंज्यूम कर ली ऑक्सीजन और CO2 रिलीज कर दी 4%। ओके। अगर हम इसकी अब आगे समझें इसको, तो इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन के प्रोसेस में अगर एयर को मापना हो हमें तो क्या करेंगे? अगर एयर को मापना होगा तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पायरोमेट्री। और अगर जिस यंत्र से, जिस इक्विपमेंट से हम इसे नापते हैं उसको कहते हैं स्पायरोमीटर। तो स्पायरोमीटर एयर को मापने के काम में आता है। अब समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो श्वसन की क्रिया में भाग लेते हैं और इनके क्या क्या फंक्शन हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले हमें दिखाई देती है नॉस्ट्रिल्स यानी कि नासा छिद्र। और नासा छिद्र से अंदर की तरफ जब जाते हैं तो इसको कहते हैं नासा गुहा यानी नाजल कैविटी। नाजल कैविटी के अंदर छोटे छोटे से बाल होते हैं जो कि वायु के साथ आने वाले धूल के कणों को बाहर ही रोक लेते हैं।
इसी के साथ यहाँ ऊपर की तरफ होती है कुछ म्यूकस ग्लैंड जो कि चिपचिपा सा पदार्थ का स्राव करती हैं, जिसे हम म्यूकस कहते हैं। जो कुछ अगर धूल का कण कोई रह जाता है तो वो इस म्यूकस में चिपक जाता है, यानी अंदर शुद्ध वायु ही अंदर जाती है। इसके बाद जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो एक छोटी सी संरचना हमें दिखाई देती है। ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो एक लटकी हुई सी संरचना हमें दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है? एपिग्लॉटिस का काम होता है कि हमारे मुंह के अंदर जो दो छिद्र होते हैं, एक भोजन नली होती है और दूसरा होता है श्वास नलिका। इन दोनों के बीच में एपिग्लॉटिस ये भोजन को और हवा को अपने अपने रास्ते में जाने में हेल्प करता है। अब समझेंगे कि कैसे। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो ये एपिग्लॉटिस दोनों रास्तों के बीच में होता है, इस जगह, इस तरह से। तो जब हम खाना खाते हैं तब ये सांस की नली पर आकर ढक जाता है और खाना अपने रास्ते से अंदर चला जाता है। जैसे ही हम सांस लेते हैं तब ये एपिग्लॉटिस खाने की नली पर ढक लेता है, खाने की नली को ढक लेता है और हम सांस ले लेते हैं, यानी वायु अंदर चली जाती है। तो इस तरह से ये दोनों को ही अपना अपना रास्ता बताने का काम करता है, ताकि कोई भी चीज़ गलती से किसी गलत नली में, गलत रास्ते में ना चली जाए। तो यानी हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसे, ये अपना काम अपने आप ब्रेन की हेल्प से हो जाता है। जब कभी कभी हम खाना खाते समय बोलने लगते हैं या कुछ सोचने लगते हैं, यानी माइंड अगर डाइवर्ट हुआ तो माइंड डाइवर्ट होते ही एपिग्लॉटिस को इंस्ट्रक्शन मिलने में देर हुई और खाना चला गया एयर वाली नली में, तो क्या होगा? हमें हिचकी लग जाती है, या सरल भाषा में कहें कभी फंदा लग जाता है। तो जब तक हम उसको खांस कर या किसी और तरीके से ना निकाल दें तब तक हम बेचैन हो जाते हैं, हमें परेशानी होने लगती है। तो एपिग्लॉटिस चौराहे पर एक पुलिस की तरह काम करता है, अगर हम इसकी बात करें। इसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देती है जिसको हम कहते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स का एक हिस्सा ईसोफेगस में खुलता है और दूसरा हिस्सा खुलता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया यानी श्वास नली। इससे ऊपर हमें दिखाई देती है एक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स, या हम इसको स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। तो लैरिंग्स से ऊपर वाला पोर्शन, ऊपर वाला पार्ट जो कहलाता है वो कहलाता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और लैरिंग्स से नीचे वाले भाग को हम कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। फिर ये जो ट्रैकिया है इसको हम विंड पाइप या श्वास नली भी कहते हैं। इसमें आगे की तरफ कुछ छल्ले की जैसी संरचना हमें दिखाई दे रही है। ये श्वास नली और श्वसनी को आपस में चिपकने से रोकती है, जिससे हवा इसमें आसानी से आती जाती रहे। तो ये जो छल्ले हैं इसको सपोर्ट देते हैं कि ये हवा के दाब से पिचके नहीं। अब ये जो ट्रैकिया है ये दो भागों में डिवाइड हो जाती है, एक लेफ्ट और एक राइट। लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई नाम देते हैं इसको, या श्वसनी भी कहते हैं। ये दोनों फेफड़ों या लंग में अलग अलग जाकर खुलती हैं, और फिर ये जो ब्रोंकियाई हैं या वायु नलियाँ कह सकते हैं हम इनको, ये बढ़ जाती हैं बहुत छोटी छोटी शाखाओं में, जिनको हम कहते हैं ब्रोंक्यूलिस। तो ये जो ब्रोंक्यूलिस हैं ये फिर उसके बाद खुल जाती हैं छोटी छोटी ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर हमें दिखाई देती हैं, या एल्वियोलाई। एल्वियोलाई हम इन्हें वायु कूपिकाएँ भी कह सकते हैं। बेसिकली ये एल्वियोलाई जो होती हैं यही वो मेन जगह होती है जहाँ पर जो ऑक्सीजन और CO2 है उसका एक्सचेंज प्रोसेस होता है। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये जो हमें दिखाई दे रही है गोल गोल स्ट्रक्चर, ये है हमारी ब्रोंक्यूलाई, ब्रोंक्यूलिस, और यहाँ ये खुल जाती हैं एल्वियोलाई में। तो ये जो एल्वियोलाई है यहीं पर CO2 और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। होता क्या है कि हमारे फेफड़े या लंग्स जो होते हैं वो एक बैलून की तरह होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपरी की जो सतह होती है वो टाइट रहती है, और इसके चारों तरफ ऊपरी सतह पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, यानी छोटी छोटी नलिकाएं पाई जाती हैं। जो हवा फेफड़ों में भरी हुई होती है उस हवा को नलिकाओं के मध्य में गैस के विनिमय से ले लिया जाता है, और फिर विसरण के द्वारा, मीन्स जहां हवा का दाब मतलब अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर ट्रांसफ़र होता है, उसे हम विसरण कहते हैं। इसका मतलब है कि ये फेफड़ों से रक्त कोशिकाओं में चली जाती है, और ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं छोटी छोटी, या रक्त केशिका कहते हैं हम, उनमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैच कर लेता है।
अब जानेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है। तो हीमोग्लोबिन जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो होता है हीम यानी आयरन, और ग्लोबिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और जब ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खुद में मिला लेता है तब ये कुछ ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है और ये कुछ चमकीला दिखाई देने लगता है। तो ब्लड हमारी बॉडी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में या फिर परिवहन में। इसलिए हीमोग्लोबिन के कम होने पे कभी कभी आपने सुना भी होगा सुस्ती आने लगती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन का प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसलिए आयरन वाली चीज़ों को खाने की सलाह दी जाती है। तो ये हीमोग्लोबिन सारी सेल में ऑक्सीजन को छोड़ता है और CO2 को ले जाकर फिर से एल्वेओलाई में छोड़ देता है। हमारे शरीर में ये श्वसन प्रक्रिया कई चरणों में कंप्लीट होती है। पहले चरण में या पहले फेज में ऑक्सीजन को फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। उसके बाद दूसरे चरण में ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से ऑक्सीजन टिश्यूज तक यानी ऊतकों तक पहुंचाई जाती है। और ऊतकों में जाने के बाद यहाँ क्या करती है ये कि कार्बोहाइड्रेट का या खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देती है। जैसे कि हमने पीछे देखा, मीन्स इन्हें विखंडित करके CO2 और H2O में बदल देती है ताकि हमारे शरीर को क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल होती है, वहाँ CO2 रिलीज होती है और उसको फिर वापस फेफड़ों में भेज दिया जाता है। होता क्या है यहाँ पर कि जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि खाद्य पदार्थों में जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और खनिज तत्व होते हैं उन सभी का मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है यानी अधिकतम पाचन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, जिसे हम छोटी आंत भी कहते हैं। तो साधारण भाषा में अगर हम कहें तो कोशिकाओं तक जो भोजन पहुंचाया जाता है उसका जलना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब सेल या कोशिका के अंदर जो ग्लूकोज जब जलता है तब उसे हम ग्लाइकोलाइसिस या फिर क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं। अगर हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं तो वो कहलाता है डायाफ्राम। हमारे श्वसन में जो अगला पोर्शन है जो बहुत काम। अब हम बात करेंगे सांस लेने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग डायाफ्राम की। डायाफ्राम क्या है, ये एक संयोजी ऊतक का बना हुआ एक अंग है। इस तरह की एक स्ट्रक्चर है जो कि नीचे की तरफ स्थित होता है और ये सबसे ज़्यादा हेल्प करता है सांस लेने में। वैसे ये जैसे ही हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं वैसे ये सीधा हो जाता है और नीचे की तरफ आ जाता है, और जब सांस बाहर छोड़नी होती है तब ये ऊपर की तरफ खींचता है और सांस को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो इसका जो काम है वो क्या है, सांस को लेने में और छोड़ने में मदद करता है। ये कभी कभी ऐसा होता है किसी की एक्सीडेंट में कहीं चोट नहीं लगी होती और सिर्फ उसका डायफ्राम टूट जाता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये ही सांस लेने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो एयर होती है जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सभी तरह की गैसेस होती हैं वो किससे, नासल कैविटी से होते हुए कहाँ जाती हैं, फेरिंग्स के माध्यम से होते हुए ट्रेवल करते हुए ट्रैकिया से फिल्टर होकर लेफ्ट और राइट ब्रोंकियाई में पहुंचाई जाती हैं और ब्रोंकियाई से ये कहाँ जाती हैं, ब्रोंक्योलिस में, और ब्रोंक्योलिस के बाद ये खुलती हैं कहाँ, एल्वेओलाई में, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से सेल्स में पहुँचाई जाती हैं और सेल्स में जाकर ये ग्लूकोज का ऑक्सीडाइजेशन करके एनर्जी को रिलीज करते हैं। इस तरह से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और जो बची हुई CO2 है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो CO2 है इसको कौन ग्रहण कर लेता है, इसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं और पौधे ग्रहण करने के बाद हमें क्या दे देते हैं, हमारे पास फिर से वापस आ जाती है ऑक्सीजन, जैसे कि हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास फिर आएगी, फिर से वही प्रोसेस होगा। इस तरह से ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है। अगर हम और एनिमल्स में बात करें कि किस तरह से रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, तो जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो सिर्फ ट्रैकिया से ही सांस लेते हैं, इनमें लंग्स नहीं पाए जाते। और जो जलीय जीव होते हैं वो गिल्स से सांस लेते हैं, जैसे कि हम पिक्चर में देख पा रहे हैं कि मछली में गिल्स पाए जाते हैं, ये गलफड़े कहते हैं इनको, ये गलफड़ों से सांस लेती है। और इसी तरह से मेंढक जो होता है वो उभयचर जीव होता है, यानी वो पृथ्वी पर और पानी में दोनों जगह रह सकता है। तो जब ये जमीन पर रहता है तो ये फेफड़ों से सांस लेता है
और टेडपोल अवस्था में जब ये होता है तो ये पानी में रहता है, तब ये गलफड़ों से या गिल्स से सांस लेता है। तो जो ये मेंढक है ये निष्क्रिय अवस्था में भी विचरता है, भूमिगत अवस्था में या निष्क्रिय अवस्था में ये अपनी स्किन से या अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है। आशा करती हूँ कि आप सभी को श्वसन की प्रक्रिया या रेस्पिरेटरी प्रोसेस समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ। धन्यवाद।